हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर 2 के सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूं। तो 2012 वाले पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन में करवा चुकी हूं और 2013 वाले पेपर के। ये जो पेपर है ये फरवरी 2014 वाला है, तो इसमें जो सीडीपी के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। इसके अलावा पेपर फर्स्ट के जनवरी 2024 तक मैं सीडीपी के सभी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। एक पेपर बचा है जो अभी 7 जुलाई को हुआ था, तो उसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ये सभी पेपर आप मेरे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। ये आरेख दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। तो ये पहला विकल्प है, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा। तो विकास को समुचित रूप से स्पष्ट कर रहा है पहला विकल्प। इसमें जो आरेख दिखाया गया है उम्र के आधार पर विकास की अलग अलग अवस्थाओं को ये दर्शा रहा है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक अध्यापक या अध्यापका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। वर्ग यानी स्क्वायर। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? पहला विकल्प है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। दूसरा है, विकास की प्रक्रिया उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तीसरा है, विकास निरंतरीय होता है। और चौथा है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो विकास के जो सिद्धांत होते हैं मानव विकास की मूल प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। यह कुल जीवन काल में विकास प्रक्रियाओं और स्तरों और विकास के सिद्धांतों की भूमिका और महत्व का आकलन करता है। और जो स्थिति दर्शाई गई है इसमें शिक्षक की धारणा जो है इस सिद्धांत से जुड़ी है कि विकास एक क्रमबद्ध क्रम का पालन करता है, जो कि विकास और वृद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। शिक्षक जो अनुभव कर रहा है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा विकास के जो सिद्धांत हैं उनमें क्या क्या शामिल है? विकास संचयी है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास अंतःक्रिया की प्रक्रिया है, विकास क्रमबद्ध है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, और विकास दर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकती है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। विकास की दर इसलिए भिन्न होती है, आपने देखा होगा समान आयु के बच्चे होते हैं तो उनमें किसी की लंबाई ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो विकास की जो दर है सभी में भिन्न भिन्न होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? पहला है, परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। दूसरा है, व्यवहारवाद के सिद्धांत प्रायः मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित हैं। तीसरा है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। और चौथा है, भारत सरकार की विवेदात्मक
क्षतिपूरकता संबंधी नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो मानवीय विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में जो कथन सही है वह बताना है। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं आपको ये पता चलता जा रहा होगा कि कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। एक टॉपिक तो आपको 100% पढ़कर ही जाना है, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसे पढ़कर जाना है। वाइगोत्स्की के बारे में जो वाइगोत्स्की जो बताया है उनके सिद्धांत के बारे में भी आपको पढ़कर जाना है। अधिगम अक्षमता, इसके अलावा विकास, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिख लेने हैं कि इन्हें आपको पढ़ना ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। पहला विकल्प है बलात्मक अधिगम, चिंतन व समकक्षीय साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार। दूसरा है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। तीसरा है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण। और चौथा विकल्प है मूल्यों व अभिवृत्तियों का शिक्षण एवं आकलन। तो इसमें कहा गया है कि सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है। प्रच्छन्न यानी कि छिपी हुई। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? तो छिपे हुए पाठ्यक्रम का तात्पर्य शैक्षिक व्यवस्था जैसे मानों, विश्वासों, मानदंडों, व्यवहारों के संचरण के रूप में मूक या अनौपचारिक शिक्षा से है। तो इसमें जो निहित होता है वह है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? पहला विकल्प है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा है वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। तीसरा है खोजपूर्ण अधिगम। और चौथा है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन्होंने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है उसमें मानव विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं 4 अवस्थाएं? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें पूछा गया है कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? पहला विकल्प है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। दूसरा है विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि सामान्य प्रतिमान। तीसरा है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। और चौथा है विभिन्न चरण गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो लॉरेंस कोहेल वर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसमें इन्होंने 3 स्तर और 6 चरण, प्रत्येक स्तर में 2 चरण हैं, तो 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं।
तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। इनका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उनके लक्षण बताने हैं, नैतिक विकास के चरणों के लक्षण। तो सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा में वास्तविक फिल करना है। इसमें कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। पहला विकल्प है पारंपरिक, दूसरा है रचनात्मक, तीसरा है अध्यापक केंद्रित और चौथा है सामाजिक रचनात्मक। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है सामाजिक रचनात्मक। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। पहला विकल्प है किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। दूसरा है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। तीसरा है बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। और चौथा है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा को किसने प्रस्तावित किया। तो जॉन डीवी ने। ये एक अमेरिकी दार्शनिक थे। और जो प्रगतिशील शिक्षा है वह इस बात पर जोर देती है कि शिक्षण केवल प्रायोगिक दृष्टिकोण से होता है, इसलिए छात्रों को अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलित करने और सीखने के लिए अंतःक्रिया करनी चाहिए। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया। पहला विकल्प है आनुवांशिकता, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, तीसरा है अहम केंद्रित भाषा और चौथा है विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना। तो भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कमतर आंका गया। तो सामाजिक अंतःक्रिया दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू बराबर 100 तथा सिग्मा बराबर 15 है। तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है z बराबर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। z यहाँ पर सॉल्व करना है। x क्या है, x जो है जो ये 130 अंक पाई है ये x का मान है, म्यू और सिग्मा दिए हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो निकल के आएगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 130 माइनस 100/15, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2। और जो स्टैनफोर्ड विनय इंटेलिजेंस स्केल है, स्केल इंडेक्स है, तो 2 का उसमें मान होता है 97.7, लगभग 98%। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। पहला विकल्प है
मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। दूसरा है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। तीसरा है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। और चौथा है अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, ये आपको याद रखना है। और बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वह समर्थन करता है कि मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है विद्यार्थी सम समूहों में बेहतर सीखते हैं। दूसरा है अबाध व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होना चाहिए। तीसरा है छात्र असहिष्णु होते हैं व भेदों को स्वीकार नहीं करते। और चौथा है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में जो सही है, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला विकल्प है रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीतता। दूसरा विकल्प है संकलनात्मक आकलन से अभिप्राय है कि आकलन अधिगम का एक निरंतर व अभिन्न अंग है। दूसरा है रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि का श्रेणीकरण है। और चौथा है रचनात्मक आकलन समय समय पर शिक्षार्थियों के विकास का सार प्रस्तुत करता है। तो जिसमें श्रेणीकरण करना है उसको तो पहले ही काट दीजिए। अब 3 विकल्प बचते हैं, तो इसमें पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत भी, यानी इसके विपरीत भी। विपरीतता का मतलब क्या है, इसके विपरीत भी। अब अगला प्रश्न दिया गया है एक अध्यापक या अध्यापका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहती है। वह है पहला विकल्प है विद्यार्थियों की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही है। दूसरा है रचनात्मक आकलन कर रही है। तीसरा है छात्रों की मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रही है। और चौथा विकल्प है छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रही है। तो अध्यापिका क्या कह रही है बच्चों से, अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने के लिए कहती है। तो वह रचनात्मक आकलन कर रही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। पहला है आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना। दूसरा है एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तीसरा है प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना। और चौथा है वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना। तो बेंजामिन ब्लूम ने अधिगम के 3 क्षेत्रों की पहचान की, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक क्षेत्र शामिल है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
किसी समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए? पहला विकल्प है छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। दूसरा है समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं। तीसरा है विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग, और चौथा विकल्प है विद्यार्थियों द्वारा स्वीकृति हेतु आघात्मकता का व क्रोध का प्रयोग करना। तो ये तो पहले ही काट दीजिए, क्रोध का प्रयोग तो आपको करना ही नहीं है। विद्यार्थी से किसी प्रकार की मांग ना होना, समुचित व्यवहार की उच्च अपेक्षाएं, छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वंचित शिक्षार्थी कौन होते हैं? तो वंचित जो शिक्षार्थी हैं ये समाज के बाकी लोगों की तुलना में आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक और स्थानीय रूप से प्रतिकूल स्थिति में रहे वंचित तबकों के लोगों से हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? पहला विकल्प है अनुश्रुत वाक्य, दूसरा है प्रवर्धित वाक्य, तीसरा है परिणामकारी वाक्य और चौथा है लंबित वाक्य। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रवर्धित वाक्य। तो हकलाना एक भाषण विकार है जो बार बार एक ही शब्द को दोहराकर भाषण के प्रवाह को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने में अशक्त बच्चों के संदर्भों में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसी तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषणा तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबद्ध है? पहला विकल्प है संग्रथित अधिगम, दूसरा है हस्तक्षेपी अधिगम, तीसरा है उपचारात्मक प्रत्युत्तर और चौथा है अधिगम का सार्वभौमिक रूप। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संग्रथित अधिगम या सन्निहित अधिगम। इसको ही सन्निहित भी कहते हैं। अगला प्रश्न है एक समावेशी कक्षा वह है जहां, पहला विकल्प है तब तक आकलन की पुनरावृत्ति होती रहती है जब तक प्रत्येक अधिगमकर्ता न्यूनतम श्रेणी प्राप्त न कर ले। दूसरा है विद्यार्थियों का भार कम करने के लिए अध्यापक केवल अनुमोदित पुस्तकों से ही पढ़ाते हैं। तीसरा है समस्याओं का अधिकाधिक समाधान करने की संभावना की दृष्टि से बच्चों की सक्रिय भागीदारता रहती है और चौथा है अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। तो समावेशी कक्षा वह है जहां अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता यानी शिक्षार्थी के लिए वैविध्यपूर्ण और सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? पहला है अन्य विद्यार्थियों की तुलना में समान प्रकार के परंतु अपेक्षाकृत अधिक अभ्यास। दूसरा है उसे अपने समवयस्की साथियों को अनुशिक्षण देने के लिए कहना ताकि उसकी शक्तियों को दिशा मिल सके तथा वह व्यस्त रह सके। तीसरा है विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना और चौथा है संपूर्ण कक्षा की अपेक्षा उसे अपनी पाठ्य पुस्तक को शीघ्र समाप्त करने देना। तो कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है? तो तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा कारण
सांस्थानिक स्तर से जुड़ा है, जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। पहला विकल्प है विद्यालय में श्याम पट्ट और शौचालय जैसी आधारभूत सेवाओं का अभाव होना। दूसरा है अध्यापकों का समुपयुक्त योग्यता वाला ना होना तथा उन्हें कम आय देना। तीसरा है बच्चों से भली भांति व्यवहार करने की आवश्यकता के प्रति अध्यापकों का संवेदनशील ना होना। और चौथा है जो बच्चे अनिवार्य पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं कर पाते, उनके लिए विकल्पात्मक पाठ्यचर्या का न होना। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है। जो अनिवार्य पाठ्यचर्या है, कभी कभी कुछ बच्चे उस पाठ्यचर्या को स्वीकार नहीं कर पाते, तो उनके लिए कोई दूसरी पाठ्यचर्या नहीं होती, तो इसलिए बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम अक्षमताएं। पहला विकल्प है वस्तुपरक तथ्य हैं तथा संस्कृति की इसमें कोई भूमिका नहीं है। दूसरा है पठन अक्षमता के पर्याय हैं। तीसरा है सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। और चौथा है समय व हस्तक्षेप के स्वरूप की उपेक्षा करते हुए भी अपरिवर्तनशील नहीं होती। तो जो अधिगम अक्षमताएं हैं सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अधिगम अक्षमताएं जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सभी क्या है? ये अधिगम अक्षमताएं हैं। अगला प्रश्न है समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां पहला विकल्प है परिवर्तनशील लचीली पाठ्यचर्या है। दूसरा है कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध है। तीसरा है केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाता है। और चौथा है अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावी है। तो समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहां परिवर्तनशील और लचीली पाठ्यचर्या है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक प्रशिक्षिता तथा शैक्षिक संवाद। पहला विकल्प है अधिगम को सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा विकल्प है आगमनात्मक तार्किकता के अनुप्रयोग पर आधारित हैं। तीसरा है पाठ्य सामग्री के स्वव्यवस्थित संगठन पर बल देते हैं। और चौथा है कुशलता की प्राप्ति हेतु व्यवहारिक शिक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है जो अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? पहला है उसे अपने विद्यार्थियों की प्रत्येक त्रुटि का संशोधन करना चाहिए। इसके लिए चाहे उसे विद्यालय में देर तक बैठना पड़े। दूसरा है उसे बार बार की जाने वाली तथा सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। तीसरा है उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। और चौथा है अगर त्रुटि संशोधन प्रक्रिया बच्चों को क्षुब्ध करती है तो उसे उनका संशोधन नहीं करना चाहिए। तो यदि अध्यापिका अपने बच्चों की त्रुटियों यानी गलतियों में सुधार करना चाहती हैं तो उन्हें उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करते हैं। तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? पहला विकल्प है भावनाओं के प्रति जागरूकता। दूसरा है भावनाओं का प्रबंधन। तीसरा है भावनाओं की आलोचना। और चौथा है कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो पूछा गया है कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? तो भावनाओं की आलोचना तीसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबद्ध है? पहला विकल्प है समयांतराल। दूसरा है भावनाओं की पराकाष्ठा। तीसरा है अनुकूलन का स्तर। और चौथा है विचारों का घनत्व। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा अनुकूलन का स्तर।
अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न योजना प्रारंभ की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? पहला विकल्प है व्यवहारवादी, दूसरा है समाज सांस्कृतिक, तीसरा है संज्ञानात्मक और चौथा है मानवीय। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, मानवीय या मानवतावादी। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबद्ध है? पहला विकल्प है व्यवहारवादी, दूसरा है पारिस्थितिक, तीसरा है रचनावादी और चौथा है सामाजिक रचनावादी। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, पारिस्थितिक, इकोलॉजिकल। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चे से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? पहला है बच्चों को महसूस कराने के लिए कि उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, दूसरा है बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, तीसरा है ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना और चौथा है बच्चे के ध्यान को स्फूर्ति युक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो डांटना डपटना ये पहले ही काट दीजिए, खड़े रहने की अनुमति दंडित तो कर ही नहीं सकते तो इसलिए उसको भी काट देना है, दंड वाला कोई विकल्प हो पहले ही काट दीजिए। बीच बीच में अवकाश देना ये भी गलत है, दूसरा विकल्प सही है, बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। तो ये पेपर था फरवरी 2014 वाला। CDP के मैंने सभी प्रश्न इसके सॉल्व करवा दिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।